नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला रिगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कड़ी सुरक्षा के बीच कल 5 प्रदेशों में होगी काउंटिंग। पश्चिम बंगाल, केरलम, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में सोमवार को आएगा जनादेश। तैयारियां पूरी। मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायतों के बाद पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया रद्द। 21 मई को पुनर्मतदान, 24 मई को काउंटिंग। दिल्ली के विवेक विहार में बहुमंजिला इमारत में लगी आग से 9 लोगों की मौत। कई लोगों को सुरक्षित निकाला बाहर। उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया दुख। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। प्रवर्तन निदेशालय ने की 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। 9 आरोपी अब तक हो चुके हैं गिरफ्तार। और देश के बड़े हिस्से में मौसम ले रहा करवट। कई हिस्सों में आंधी बारिश की संभावना। पूर्वोत्तर राज्यों और उप हिमालयी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी वर्षा। तो शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणामों से पहले कोलकाता में कई मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कोलकाता के सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, नेताजी इंडोर स्टेडियम और अन्य जगहों पर स्ट्रांग रूम्स के बाहर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। स्ट्रांग रूम के अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय और फलता विधानसभा क्षेत्र के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, जहां पर शनिवार को स्थानीय लोगों ने टीएमसी नेताओं पर कथित धमकी और पिटाई का आरोप लगाया था, जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने फाल्ता विधानसभा सीट के सभी 285 मतदान केंद्रों पर 21 मई को पुनः मतदान कराने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सुरक्षित माहौल में मतगणना कराने के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना से पहले नेताजी इंडोर स्टेडियम स्थित स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मतगणना 4 मई 2026 को होनी है और उसके पहले सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त कर दिए गए हैं। और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी अपने संसदीय क्षेत्र डायमंड हार्बर अंतर्गत फाल्ता में मतदान रद्द होने से भड़क उठे और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोलते हुए डायमंड हार्बर मॉडल का बखान कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे सहयोगी फाल्ता पहुंचे तो स्थानीय हिंदुओं ने डायमंड हार्बर मॉडल की असली सच्चाई कैमरे पर बताई। डायमंड हार्बर मॉडल में हिंसा है, डर है, लोकतंत्र पर हमला है, साथ साथ वो माहौल है जिसके चलते सैकड़ों हिंदू परिवार केंद्र सरकार से मदद और सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। फाल्ता के हासिम नगर के ग्रामीणों का आरोप है कि हर चुनाव में जहांगीर खान के लोग उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। दोपहर 3 बजे के बाद मतदाताओं को बूथ तक जाने नहीं दिया गया, महिलाओं को डराया गया और युवाओं से मारपीट की गई। ऐसे में केंद्रीय सुरक्षा बलों के सुरक्षा घेरे में खड़े यहाँ के ग्रामीण अपना लोकतांत्रिक अधिकार मांग रहे हैं। साथ साथ अभिषेक बनर्जी के डायमंड हार्बर मॉडल की पोल खोल रहे हैं। शनिवार रात को चुनाव आयोग की तरफ से ये निर्देश जारी हुआ कि फलता में फिर से चुनाव होगा। चुनाव आयोग के इस निर्देश को सीधा हमला किया है डायमंड हार्बर के एमपी अभिषेक बनर्जी ने। अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि ये जो चुनाव आयोग ने यहाँ पर फिर से रिपोल के लिए बोला है, घोषणा किए हैं, जो भी करे डायमंड हार्बर मॉडल पे दाग नहीं लगेगा। डायमंड हार्बर मॉडल क्या है?
डायमंड हार्बर मॉडल तो पता नहीं, पर दाग नहीं लगेगा, वो तो आगे से ही दाग लगा के बैठा है। दाग नहीं लगेगा क्या बोल रहा है, वो तो आगे से ही दाग लगा के बैठा है। हाँ, दाग लगेगा क्या बता रहे हैं। हमको बस चाहिए, हम लोगों का यहाँ पे सुरक्षित नहीं रहता है। हम लोगों का महिला लोग, हमारा भाभी को धमकाता है, चाचा को धमकाता है, भाभी को जाके बोलता है कि तुमको मार दूंगी, काट दूंगी, घर जला दूंगी, घर से निकल जाओ, ऐसे करके हमको धमकी दे रहा है। हम लोग बस यही बोल रहे हैं कि हमारे को धमकी ना मिले, हम लोगों को इंसाफ चाहिए बस। MP वो तो बोल रहा है लाग नहीं चाहते, लेकिन तो लाग गया, ऑलरेडी लाग गया। आदमी सही से वोट नहीं दे पा रहा है, क्यों नहीं दे पाएगा? वो उसका वोट देना संवैधानिक अधिकार है उसका, तो उसको आराम से उसको वोट देना चाहिए। इधर हमारा अभी तो हम लोग सुरक्षित है, देख रहे हैं CRP पे, उन लोगों के वजह से ही हम लोग थोड़ा निश्चिंत रात में सोने जा सकते हैं। लेकिन अभी देखो महिला लोग खाना वाना सब कुछ छोड़ के इधर आए हैं। हम लोगों का एक ही पॉइंट है कि हम महिला है, हमने कुछ लोग, हमने, मैं खुद भी TMC को ये वोट दिया, लेकिन हम क्या पाया? हमको वोट नहीं दिया, ठीक है, वोट नहीं दे वोट नहीं दे पा, देखो नहीं दे पा। हमको बोला हमको हमारा वोट हो गया, तुम्हारा वोट हुआ। हमारा जो इजाबिल चौकदार, उसको हम काका बोलता है, वो बोला हमको भाईपो, ठीक है। इतना अच्छा संपर्क था, तो हमको बोला जे तुम नहीं वोट देगा तो बहुत अच्छा हुआ, सबको खुश होगा। हम बोला ठीक है, एक तो वोट नहीं दिया पड़ेगा, क्या होगा। उसको बोला हम वोट नहीं दिया, हमको बोला नहीं, बट लेकिन हमको दुकान में क्यों मारा, इससे ही हमारा आपको मारा भी? हाँ, सुबह में मारा। देखो ये जो कान है ना, देखो ये पूरा काला हो गया। देखो इस संसदीय क्षेत्र के जो रहने वाले हैं उनका कहना है असल में ये विकास का नहीं, ये भय का मॉडल है, ये डर का मॉडल है, ये वोट छीनने का मॉडल है और ये भ्रष्टाचार का मॉडल है। ये है डायमंड हार्बर मॉडल, ये कहना है गांववासी का। कैमरा पर्सन रंगित के साथ सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, DD न्यूज, फलता, दक्षिण 24 परगना। और पश्चिम बंगाल में भाजपा के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि फाल्टा में अब कोई धांधली, बूथ कैप्चरिंग नहीं होगी। चुनाव आयोग यहां निष्पक्ष चुनाव कराएगा। और फलता में दम भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार है उसी के दम है, वो चुनाव लड़ेंगे, एकजुट होकर भाजपा चुनाव लड़ेंगे। कोई छप्पा नहीं, कोई रिगिंग नहीं, कोई बूथ जेम नहीं, कोई इंटिमिडेशन नहीं। चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा देंगे। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव प्रचार का जो स्टाइल है वो इसी भाषा से चुनाव प्रचार करता है, वही कर रहे हैं। तो सारे पश्चिम बंगाल की जनता तो इसी डर का माहौल से निकलकर वोट दिया और फलता की जनता भी इस डर के माहौल से निकलकर ही वोट देंगे। और असम में भी कल होने वाली मतगणना के लिए व्यापक और सख्त तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 126 सीटों पर हुए लगभग 85.9% रिकॉर्ड मतदान के बाद अब हर राउंड की गिनती पर सभी की निगाहें रहेंगी। राज्य में 40 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। कोकराझार, तिनसुकिया और जोरहाट में 2-2, जबकि नागांव में 3 केंद्रों पर मतगणना होगी। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं और प्रत्येक टेबल पर माइक्रो ऑब्जर्वर मौजूद रहेंगे ताकि गिनती की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो काउंटिंग सेंटरों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जबकि बाहरी घेराबंदी राज्य सशस्त्र पुलिस के जिम्मे सौंपी गई है। स्ट्रांग रूम से लेकर काउंटिंग हॉल तक बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और हर गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 15 से 25 राउंड में पूरी होने की संभावना है। शुरुआती रुझान देखे जाए तो दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच आने लगेंगे, जबकि अंतिम नतीजे शाम 7 से 8 बजे तक घोषित किए जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग गोयल ने भरोसा दिलाया है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और यदि किसी भी सीट पर जीत का अंतर बेहद कम रहता है तो नियमों के तहत पुनर्गणना भी कराई जाएगी। और तमिलनाडु में कल होने वाली मतगणना के लिए 62 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कुल 10,545 कर्मियों के साथ 4,624 माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं। हर विधानसभा क्षेत्र पर एक यानी कि कुल 234 काउंटिंग ऑब्जर्वर पूरी प्रक्रिया की कड़ी निगरानी करेंगे ताकि चुनाव आयोग के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो हर कर्मचारी को QR कोड आधारित फोटो पहचान पत्र जारी किया गया
गया है, जिससे किसी तरह की गड़बड़ी की संभावना को रोका जा सकता है। मतगणना केंद्रों के चारों ओर 100 मीटर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जहां केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस की तैनाती की गई है। स्थानीय पुलिस और राज्य सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की 65 कंपनियों को मतगणना केंद्रों पर तैनात किया गया है। बेंगलुरु स्थित निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप गैलेक्सी आई का मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। 190 किलोग्राम वजनी ये उपग्रह फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष में भेजा गया और करीब 5 साल की मेहनत और देश में ही किए गए रिसर्च के बाद ये मिशन तैयार हुआ है, जिसमें इन स्पेस का भी अहम सहयोग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई देते हुए इसे भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक अहम मील का पत्थर बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि गैलेक्सी आई द्वारा शुरू किया गया मिशन दृष्टि अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व के पहले ऑप्टिसार उपग्रह और भारत में निर्मित सबसे बड़े निजी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे युवाओं के जुनून का प्रमाण है। आपको बता दें कि मिशन दृष्टि की खासियत इसकी ऑप्टिसार तकनीक है, जो कि ऑप्टिकल इमेजिंग और सिंथेटिक अपर्चर रडार दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। इससे हर मौसम और रात के समय भी उच्च रिजोल्यूशन तस्वीरें मिल सकेंगी। ये उपग्रह कृषि, आपदा प्रबंधन और सीमा निगरानी जैसे क्षेत्रों में सटीक और भरोसेमंद डेटा उपलब्ध कराएगा। इस लॉन्च के साथ भारत के स्पेस सेक्टर में निजी कंपनियों की बढ़ती भूमिका और वैश्विक साझेदारियों की ताकत भी साफ तौर पर सामने आई है। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की और साथ साथ सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी आत्मीय भेंट और सार्थक मुलाकात की। इस दौरान बिहार से जुड़े विभिन्न विकासात्मक विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। राज्य के समग्र विकास को गति देने के लिए सहयोग और समन्वय पर विचार विमर्श किया गया और विकसित भारत, समृद्ध भारत के विजन को लेकर सकारात्मक चर्चा की गई। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीटी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। रायपुर जोनल ऑफिस की टीम ने 30 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग कानून पीएमएलए 2002 के तहत राज्य के रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की कार्रवाई की है। तलाशी के दौरान ईडी ने करीब 5 करोड़ 39 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की है, जिसमें 53 लाख रुपए नकद और लगभग 3.23 किलोग्राम सोना शामिल है। इसके अलावा कई अहम दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद हुए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। जांच में सामने आया है कि 2019 से 2022 के बीच शराब के कारोबार में अवैध कमीशन वसूली के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई थी, जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक और कारोबारी स्तर पर मिली भगत के आरोप हैं। ईडी अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और करीब 380 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच कर चुकी है। कुल 2883 करोड़ रुपए के अवैध लेन देन का आकलन किया गया है। फिलहाल ईडी की आगे की जांच जारी है और नए सबूतों के आधार पर और सख्त कार्रवाई की तैयारी है। और दिल्ली के शाहदरा के विवेक विहार इलाके में आज सुबह
एसी फटने की वजह से एक रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई। इलाके के पार्षद पंकज लूथरा ने हादसे में 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है। जानकारी के अनुसार 4 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायर कंट्रोल रूम को सुबह आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि सुबह करीब 4 बजे आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस के अनुसार आग इमारत के ऊपरी हिस्से में लगी। बताया जा रहा है कि एसी में धमाका होने की वजह से यह आग लगी। फिलहाल करीब 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और घायलों का इलाज जारी है। सेकंड फ्लोर पे एक बैक साइड पे 5 बॉडी करी हैं, जो कि बिल्कुल पहचानने में भी नहीं आ रही कि लेडीज है या जेंट्स है। और एक और बैक साइड पे एक बॉडी और करी है और टॉप पे 3 बॉडी हैं और वो चलते हुए ऊपर भागने की कोशिश की थी उन्होंने और ताला बंद था ताकि वो नहीं पाए। ऊपर ही सीढ़ियों में ही वो उनकी डेथ होगी और पहचान नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। टोटल 9 बॉडी कंफर्म हो चुकी हैं, बाकी भी चेक कर रहे हैं। तो दिल्ली के विवेक विहार की 4 मंजिला इमारत में आग सुबह एसी ब्लास्ट की वजह से भीषण आग लग गई और इस घटना में एक 1.5 साल के मासूम समेत 9 लोगों की मौत हो गई। मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला ने घटना का जायजा लिया और चश्मदीदों से बात की है। 3 मई इतवार का दिन है और आज की सुबह राजधानी दिल्ली वालों के लिए एक दुखद खबर लेकर आई है। दिल्ली के विवेक विहार इलाके में जहां पर मेरी मौजूदगी है, इसी 4 मंजिला इमारत में आज सुबह लगभग 4 बजे एसी फटने से आग लगती है, जिसके बाद यहां पर 8 परिवार जो इस बिल्डिंग में रहते थे वो मौके पर फंस गए। हालांकि उसमें से 1 से 2 परिवार यहां से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो गए, जिसके बाद इस घटना के फलस्वरूप आप समझिए कि 9 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 10 से 15 लोगों को सुरक्षित वापस बाहर निकाला जा चुका है। मौके पर फायर फाइटिंग के तमाम अधिकारी, दिल्ली दमकल विभाग के तमाम अधिकारी मौके पर हैं। आग बुझाने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ चश्मदीद हैं, उनसे जानना चाहेंगे ये दुख, ये खबर इसको बताते हुए है और हर एक आंख नम है। आपके रिलेटिव हैं नवीन जी और तमाम घर के लोग, उस समय कैसा मंजर था, क्या कुछ आपको यहाँ जानकारी मिल पाई? देखो जी, मुझे इतना नहीं पता। मुझे तो इतना पता यहाँ आने के बाद कि भाई सिचुएशन ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई बच नहीं पाया, जो बच गए थे उन्हें ले गए थे। तो बस हमें तो इतना नहीं पता चल पाया कि आग बहुत लेट तक बुझी है। मैं यहाँ तक समझता हूँ 8:15 तक लास्ट आग बुझी है। आपके ये कौन है? रिलेटिव हैं, भतीजे हैं, कौन है? मेरा कज़न भाई है। यहाँ पर एक बच्चे की भी डेथ हुई है। टोटल कितनी डेथ हुई है? 9। एक छोटा 1.5 साल का बच्चा। क्या ये बिल्डर फ्लोर है सर? और क्या यहाँ पर आग बचने के, आग बुझाने के पर्याप्त यहाँ पर साधन थे? फायर फाइटिंग सिस्टम सुचारू तौर पर लगा हुआ था? क्योंकि आमतौर पर बिल्डर फ्लैटों में इस तरीके की चीजें नहीं होती हैं। नहीं होती, जनरली ऐसा नहीं होता और जनरली होते भी नहीं है ऐसा कोई, और जनरली ऐसी भी आग लगती भी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेट बस सर, किस फ्लोर पे आग लगी? कहा जा रहा है कि नहीं, पहले फर्स्ट फ्लोर पे लगी। पहले फर्स्ट पे लगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर वो पकड़ती चली गई। तो देखिए, आप स्थिति को समझ सकते हैं, परिस्थितियों को आप ऐसे समझिए कि इस जगह जब मैं बता पा रहा हूँ, इन चीज़ों को बयां करना बहुत मुश्किल है। हर एक आंख नम है क्योंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई हैं। क्योंकि इन 9 लोगों में जिनकी यहाँ पर डेथ हुई है, उसमें एक छोटा 1.5 साल का मासूम बच्चा भी है, जो कहीं ना कहीं लोगों को अब ये सोचने पर यह घटना मजबूर कर रही है कि आखिरकार जब गर्मियों के दिन हैं और एसी और शॉर्ट सर्किट की वजह से इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, तो आखिरकार हम कितने सुरक्षित हैं और हम कितने तैयार हैं। दिल्ली के विवेक विहार इलाके से कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और दिल्ली के विवेक विहार अग्निकांड पर दुख जताते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विवेक विहार की एक इमारत में लगी आग की घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में 9 लोगों की मृत्यु से मन व्यथित है। हादसे में घायल हुए लोगों का नजदीकी अस्पताल में उपचार चल रहा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें ये कठिन समय सहने की शक्ति प्रदान करें।
स्थानीय प्रशासन, डीडीएमए, दिल्ली फायर सर्विस और दिल्ली पुलिस के सभी आला अधिकारी राहत और बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से जुटे हुए हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और प्रभावितों को हर संभव सहायता सुनिश्चित की जा रही है। हमारे स्थानीय विधायक और निगम पार्षद भी राहत कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं। दिल्ली सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ हर परिस्थिति में मजबूती से खड़ी हुई है। और दिल्ली के विवेक विहार अग्निकांड मामले में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस दर्दनाक हादसे पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर संवेदना व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिख रहे हैं कि विवेक विहार में हुई भीषण अग्निकांड से मैं अत्यंत व्यथित हूं। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खोया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि घायलों को आवश्यक चिकित्सा सहायता प्रदान की जाए और प्रभावित लोगों को तत्काल राहत और सहायता दी जाए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के कर्मी और आपातकालीन दल स्थिति को संभालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने और शोक संतप्त परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। बीमा सेक्टर में एक बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने ऑटोमेटिक रूट के तहत 100% एफडीआई को अधिसूचित कर दिया है और इस फैसले से विदेशी निवेशकों के लिए बीमा क्षेत्र में निवेश का रास्ता पूरी तरह खुल गया है। हालांकि निवेश भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI की मंजूरी और इंश्योरेंस एक्ट 1938 के प्रावधानों के तहत ही होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में एफडीआई की सीमा 20% तक ही रहेगी और ये अपने अलग कानूनी ढांचे के तहत काम करता रहेगा। नई अधिसूचना के मुताबिक विदेशी निवेश वाले बीमा कंपनियों में शीर्ष प्रबंधन में कम से कम एक भारतीय नागरिक और निवासी का होना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही बीमा ब्रोकर, री इंश्योरेंस ब्रोकर और अन्य मध्यस्थों में भी 100% एफडीआई की अनुमति दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इस कदम से बीमा क्षेत्र में पूंजी निवेश बढ़ेगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और देश में बीमा कवरेज का विस्तार होगा। उल्लेखनीय बात यह है कि फरवरी में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देने की अधिसूचना जारी की थी, जो कि दिसंबर 2025 में संसद द्वारा अनुमोदित विधायी परिवर्तनों के अनुरूप थी। और वित्त मंत्रालय ने स्वचालित मार्ग आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में विकसित एक उन्नत सर्जिकल तकनीक ने गंभीर और जटिल रीढ़ विकृति यानी कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की नई किरण जगा दी है। वे मरीज जिनकी रीढ़ की हड्डी अत्यधिक मुड़ी हुई थी और जो सांस लेने में कठिनाई और लगातार दर्द, सीधे खड़े ना हो पाने और सामाजिक उपेक्षा जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे, वे अब सर्जरी के बाद सामान्य जीवन जीते हुए नजर आ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार पहले इस तरह की सर्जरी में गंभीर न्यूरोलॉजिकल या फिर जानलेवा जटिलताओं का खतरा होता था, लेकिन अब बेहतर तकनीक है, सटीक योजना और अनुभव के चलते इसके परिणामों में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है। एम्स के इस नवाचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिल रही है, जिससे भारत की उन्नत स्पाइन और ऑर्थोपेडिक चिकित्सा क्षमताओं को नई पहचान मिली है। और भारतीय सेना का दल आज भारत कंबोडिया द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सेनबैक्स 2 के दूसरे संस्करण के लिए रवाना हुआ। यह अभ्यास 4 से 17 मई 2026 तक कंबोडिया के कम्बोंग स्पू प्रांत स्थित तेचो सेन फ्नोम थॉम मरेस प्रो रॉयल कंबोडियाई एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर कैंप बेसिल में आयोजित होगा और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य उप परंपरागत वातावरण में संचालन के लिए कंपनी स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण देना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल प्रशासनिक सुधारों से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों यानी MSMEs की उत्पादकता में सुधार हुआ है। जिन राज्यों ने इन सुधारों को तेजी से अपनाया है, वहां पर छोटे उद्योगों को अधिक लाभ मिला है। डिजिटलीकरण से कंपनियों की उत्पादकता और बढ़ी है और आपसी अंतर भी कम हुआ है। तो वहीं MSME क्षेत्र देश के विनिर्माण में 35%, रोजगार में 11 करोड़ और निर्यात में 45% का योगदान देता है।
है। सरकारी प्रक्रियाओं के डिजिटल होने से छोटे उद्यमों की लागत और देरी में कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार ये सुधार व्यापक स्तर पर कारोबारी माहौल बेहतर बनाने की पहल का हिस्सा थे। वर्ष 2014 में राज्यों ने 98 बिंदुओं की कार्य योजना पर सहमति जताई थी, जिसका उद्देश्य नियमों को सरल बनाना था और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना था। IMF ने कहा है कि डिजिटलीकरण से प्रशासनिक प्रक्रियाएं सरल होती हैं, पारदर्शिता बढ़ती है और देरी कम होती है। इससे छोटे व्यवसायों का अनुपालन खर्च घटता है और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो पाते हैं। और अब बात करें मौसम की, तो देश के बड़े हिस्से में मौसम एक बार फिर से करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 3 मई को उत्तर भारत से लेकर पूर्वी राज्यों तक आंधी और बारिश का दौर जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जम्मू कश्मीर में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है और इसी के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बादल गरजने और वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं बात करें पूर्वोत्तर भारत और केंद्रीय भारत की, तो यहां पर भारी बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है और ये चेतावनी आंध्र प्रदेश, केरलम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए भी जारी रहेगी। तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत में बारिश की भी संभावना जारी की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।